नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 12th जियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, एक्चुअली में ये हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच के थ्रू हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से हैं, तो इस सीरीज में हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। इसमें फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस है जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बीएसटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पोल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट लगा लीजिए। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एग्जाम के चश्मे से देखते हैं, तो एक चीज़ निकल के आती है कि नॉट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। उसमें 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में 30% सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हीं 30% टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो हमने इस फॉर्मूले के ऊपर, इस लॉजिक के ऊपर काम किया है। ये टॉपिक कौन से होते हैं? ये 30% टॉपिक जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट से जुड़े होते हैं, उससे कनेक्टेड होते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो चैप्टर के मेन थीम या फिर मेन कंसेप्ट से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद बात आती है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की, जो इस सीरीज में हमने इंक्लूड किया है। सेकंड टाइप के वो क्वेश्चंस है जो आपके एनुअल एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट हो जाते हैं, लैंग्वेज लिटिल बिट उनकी चेंज हो जाती है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की, जो हम इस सीरीज में लेकर के आ रहे हैं, वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अगर हम रीसेंट पैटर्न की बात करें, रीसेंट ब्लूप्रिंट की बात करें, तो उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी अच्छी खासी वेटेज दी गई है। ओके, तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन मैसेज से रिलेटेड होते हैं। देखिए, जब कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की बुक में इंक्लूड किया जाता है तो कुछ ना कुछ माइंड में ज़रूर होता है कि हमें ये कंसेप्ट है क्लियर करना है, ये मैसेज है हमें स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। तो जो मैसेज की बात होती है ना, उस मैसेज से रिलेटेड कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। यानी कि ये आपका एक फुल प्रूफ पैकेज रहेगा, फुल प्रूफ आपका रिवीजन बैच रहेगा। अगर आप इस रिवीजन बैच के थ्रू भी रिवाइज करते हो चैप्टर को, तो आप 90 to 95% ईजिली स्कोर कर लोगे। ओके, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 12th जियो का लास्ट चैप्टर है, आपका 12th चैप्टर है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ चयनित मुद्दे और समस्याओं की बात की गई इस चैप्टर में। ये पूरा चैप्टर क्या, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। देखिए, ये पूरा चैप्टर ही वैसे वैल्यू बेस्ड चैप्टर है। ओके, पूरा चैप्टर ही, जैसे 9th चैप्टर हमने किया था, ऐसे ही 12th चैप्टर है। ये एक तरीके से कंक्लूजन है कि आपने समझा क्या। तो इस चैप्टर में बात की गई है पॉल्यूशन की, बात की गई है एयर पॉल्यूशन की, यानी कि वायु प्रदूषण की बात की गई है, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण की बात की गई है। इसमें लैंड डिग्रेडेशन, भूमि अवनयन की बात की गई है। इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज, जैसे प्रवास का इश्यू है, माइग्रेशन का है, रूरल टू अर्बन एरिया में जो माइग्रेट करते हैं पीपल, जो लोग वहाँ से शहरों में जा रहे हैं, गांव से शहरों में जा रहे हैं, तो उससे कई सारी समस्या जुड़ी है, उसकी बात की गई है। इसमें बात की गई है जो स्लम एरिया है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ की, प्रॉब्लम्स की, जो झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या है, मलिन बस्तियों की समस्या है, उनकी बात की गई। यानी कि कुछ ऐसे कॉमन से इश्यूज़ हैं जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उन सबको इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। तो पूरा ही चैप्टर हमारा वैल्यू बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें से आपका एक 5 मार्कर क्वेश्चन है, उसके आने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहता है तो एक 3 मार्कर या 2 मार्कर प्लस 1 मार्कर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द 2, 3 एंड द 5 मार्कर क्वेश्चन। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे यहाँ से। इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, कॉमन सा क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि ये पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं। ओके, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है ये हमें बताना है। तो मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए, मैं लैंग्वेज भी कोशिश करता हूँ कि बहुत ईजी रहे, आपको समझ में आ जाए। तो जो भी हमारी गतिविधियाँ होती है, मानव गतिविधियाँ होती है, उन गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो भी अनवांटेड मटेरियल जमा हो जाता है, अवांछित पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु में अवांछित मटेरियल आ गया, CO2 ज़्यादा हो गई, ओके,
कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई, अवांछित हो गए ना, तो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा। ऐसे वाटर में भी कुछ केमिकल्स मिल गए कि जो नहीं चाहिए थे, वाटर पॉल्यूशन हो गया। लैंड में भी कुछ ऐसे केमिकल्स मिल गए जो नहीं चाहिए थे, वहाँ पे लैंड पॉल्यूशन हो गया। ओके, तो मानव की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का इकट्ठा होना, मिल जाना, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। ओके, व्हेन द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट डिक्रीज, जब एनवायरनमेंट की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या पर्यावरण प्रदूषण। ओके, क्योंकि ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके एनुअल एग्जाम में अच्छी खासी बार रिपीट हो चुका है। ये जो प्रदूषण होता है और प्रदूषक होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है? क्या ये सेम ही चीज़ है या अलग अलग टर्म है? देखिए, मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में जो अवांछित पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे तो हम बोलते हैं प्रदूषण। ओके, जैसे एयर है, एयर में मान लीजिए कि CO2 बढ़ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई है, तो वो क्या हो गया? वो तो प्रदूषण कहेंगे। और जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसे हम प्रदूषक कहेंगे। देखिए, पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण का दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाएगा, पर्यावरण प्रदूषण। और किसके कारण दूषित हुआ है वो प्रदूषक कहलाएंगे। देखिए, जो पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जैसे CO2 है, ये क्या है? यहाँ पे पॉल्यूटेंट कहलाएगा। ओके, तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में अवांछित जो पदार्थ है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रदूषण हो गया। ठीक, और जो पदार्थ वायु में, जल में यानी कि वाटर में, एयर में या मिट्टी में मिल रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है, तो उन मटेरियल्स को, उन पदार्थों को हम बोलेंगे प्रदूषक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से 1 मार्कर के इस चैप्टर में से। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई क्या है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण है तो ये भी एक पॉल्यूशन है, तो इसके मापने का पैमाना क्या है, कैसे मापते हैं? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, धारावी कहाँ स्थित है? हमारे इस चैप्टर में एक केस स्टडी दी गई है, धारावी के बारे में बताया गया है कि किस टाइप से वहाँ पर मलिन बस्ती की समस्या है और किस तरीके से आसपास के लोग हैं वहाँ आकर के जमा हो रहे हैं और वो बस्ती फैलती जा रही है, जो बिल्कुल सेंट्रल एरिया में है। कहाँ पे है ये हमसे पूछा है, तो ये मुंबई के बिल्कुल सेंटर में है। ओके, तो धारावी एक मलिन बस्ती है और ये मुंबई में है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, झाबुआ जिला किस राज्य में? झाबुआ से रिलेटेड भी एक केस स्टडी दी गई है। झाबुआ में जो जनजातीय समुदाय रहता है, जनजातीय समुदाय जो वनों के ऊपर, मेनली भूमि के ऊपर, वनों के ऊपर, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज थे उनके ऊपर डिपेंड करता था अपनी सर्वाइवल के लिए, वो रिसोर्सेज डिप्लेट होने शुरू हो गए, ख़त्म होने शुरू हो गए। तो उनके संघर्ष की कहानी है कि कैसे उन्होंने दोबारा से उन रिसोर्सेज को दोबारा से उस लेवल पे लेके आए जहाँ पर वो पहले थे। तो ये झाबुआ जो ज़िला है वो मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है ये झाबुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमें क्वेश्चन दिया गया, सिक्स्थ क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, ये हमें बताना है। तो अम्लीय वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन जिसको बोलते हैं, आपने साइंस में भी इसके बारे में स्टडी किया है कि जब शुरुआत में बारिश होती है तो पहले कुछ मिनट की जो बारिश होती है वो एसिड रेन होते हैं, क्योंकि उसमें वो पॉल्यूटेंट मिले होते हैं और ये मेनली होता है एयर पॉल्यूशन के कारण। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में 1 मार्कर में, नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, 3 मार्कर के लिए भी। नमामि गंगे प्रोग्राम है, इस अभियान को शुरू किया गया था, मेनली नदियों की सफाई से जुड़ा हुआ ये। ओके, और मेन फोकस गंगा नदी के ऊपर है। क्लियर? तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में मोस्ट इंपॉर्टेंट में, 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 8th क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया, ये हमें बताना है। तो स्वच्छ भारत अभियान है, ये 2014 में लॉन्च किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद 9th जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर के लिए, बहुत बार आ चुका है ये, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी फैलती है? तो हमें ये जो क्वेश्चन जितनी बार भी रिपीट हुआ तो मोस्ट ऑफ द टाइम MCQs के फॉर्मेट में आया। तो जल प्रदूषण से डायरिया या फिर हिंदी में कहें तो अतिसार बीमारी है वो फैलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, हेपेटाइटिस किससे होता है, क्या कारण है इसके? तो ये बीमारी भी जल प्रदूषण के कारण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के कारण होती है। तो ये रहेंगी हमारे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन कौन से रहेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए बेसिक क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से, कुछ ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा कुछ पूछ लिया जाए, कुछ अलग से पूछ लिया जाए। बेसिक सारे टॉपिक दिए गए, तो कुछ तो बहुत ईजी है, कॉमन सेंस से भी आप इनका आंसर दे सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है, इसके कारण और प्रभाव बताइए। तो देखिए जल प्रदूषण क्या है, जल में अवांछित तत्वों का मिल जाना, अवांछित मटेरियल पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण है। यानी कि एक ही डेफिनेशन से हम बाकी सारी डेफिनेशन क्रिएट कर लेंगे। ओके, यानी कि जब अनवांटेड मटेरियल्स है दैट मिक्स्ड अप विद द वाटर, तो उसे हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण हो गया। इसके कारण क्या है, जल प्रदूषण के कारण भी हम कॉमन तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम यूज़ ऑफ द केमिकल्स, जैसे रासायनों का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग हो गया, औद्योगिकरण हो गया, शहरीकरण हो गया। ओके, ये मुख्य कारण है। यानी कि शहरीकरण के कारण, शहर हैं वो नदियों के किनारे होते हैं, जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ जो कृषि वगैरह में केमिकल्स का, रसायनों का यूज़ होता है, उससे जल प्रदूषण होता है। रासायनिक खादों का, पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, उससे जल प्रदूषण होता है। कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो कि अनट्रीटेड वे से, बिना उनके शोधन के सीधा छोड़ दिया जाता है, उससे जल प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ हमारे जो कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज है, धार्मिक रीति रिवाज है, कि आमतौर पे ये होता है कि आस्था के कारण हम मटेरियल को नदी में या फिर नाले में, मतलब नदी में या नहर में बहा देते हैं, तो उससे भी जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, अगर वो प्लास्टिक वगैरह से बना हुआ है मटेरियल। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सांस्कृतिक हो गए, धार्मिक कारण भी हो गए, और अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर जो परंपरा रही है उसके तहत कि जो मृत शरीर होता है उसको भी नदी में बहा दिया जाता है, इससे भी जल प्रदूषण होता है। बांध बनाने से भी जल प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, वाटर पॉल्यूशन का, क्योंकि इससे नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई है। ओके, तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है इसके काफ़ी सारे आपके कारण हैं, वो आप अपने आसपास से फाइंड आउट कर सकते हो, तो लिख सकते हो। कॉमन सा क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्कर में नहीं आने वाला। ओके, तो जल प्रदूषण क्या, इसके कारण क्या और इसके प्रभाव बताइए। प्रभाव क्या रहेंगे इससे, जो प्रभाव पड़ रहा है, एक तो इससे जल प्रदूषित होता जा रहा है इन कारणों से, और इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही है। ओके, कई प्रकार की बीमारियां, कि अगर हम अपने देश की बात करें तो 1/4 जो लोग बीमार होते हैं वो जल प्रदूषण के कारण, दूषित जल पीने के कारण बीमार होते हैं। दूसरा ये कि ये फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है। तो इस टाइप से 1-2 प्रभाव आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो एक इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये देखिए सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन वैल्यू बेस्ड में कॉमन सेंस से पूछा जा सकता है। ओके, कि गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, तो प्रदूषण के कारण क्या मिलेंगे। बढ़ती हुई जनसंख्या हो गई, ओके, शहरीकरण हो गया, इसके साथ साथ औद्योगिकरण हो गया, उद्योग इंडस्ट्रीज जो हैं वो नदियों के किनारे होती है और अपना अनट्रीटेड जो वाटर या वेस्टेज है वो सीधा वो कहाँ पे छोड़ते हैं, वो सीधे वो रिलीज़ करते हैं इन्हीं नदियों में। ओके, ये हो गया। इसके साथ साथ बांध बनाने के कारण इनमें वाटर का फ्लो कम हो गया, तो वो सारे कॉमन से कारण रहेंगे। यानी कि उद्योगों के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, शहरीकरण के कारण, और कृषि में रसायनों के प्रयोग के कारण, बांध इत्यादि के कारण, पानी की कमी के कारण, यानी कि वाटर को हम यूटिलाइज ज़्यादा करें। ओके, तो ये सारे कारण यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक, अच्छे तरीके से लिख करके आप पॉइंट को लिख करके एक बार नोट कर लीजिए कि हाँ इस टाइप से हमें आंसर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 2 या 3 मार्कर के लिए, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। जैसे एक तो हो गया उद्योग, ठीक, इंडस्ट्रीज़ है, और स्पेशली वो इंडस्ट्री जो फॉसिल फ्यूल को यूज़ करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या कोयले को यूज़ करते हैं, तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण इसके पीछे वो रहेगा मोटर वाहन, कि अभी जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करें, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, व्हीकल्स की संख्या वो बढ़ती जा रही है, वो धुआं छोड़ते हैं, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तीसरा है जैसे कृषि अवशेष को जलाने से, जैसे पराली वगैरह के बारे में आपने अच्छा खासा सुना होगा, तो इससे जब कृषि अवशेष को जलाया जाता है तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तीसरा कारण हो गया। चौथे कारण की अगर बात करें तो चौथे कारण में आप वायु प्रदूषण में आप ये भी ले सकते हो, जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पेड़ों की कटाई के कारण जो ऑटोमेटिक एक तरीके से फिल्टर लगा हुआ था वो फिल्टर हट गया, तो इससे भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। इसके साथ साथ जैसे उपले है, लकड़ी वगैरह है, इनको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है गाँव में, तो इससे भी वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। ओके, तो ये 3-4 बेसिक से कारण आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है शोर प्रदूषण, जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है।
शोर प्रदूषण है, तो इसके कारण प्रभाव या उपाय बताइए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर के जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसके कंपैरिजन में। देखिए शोर प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। निर्माण कार्य हो सकते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग को गिराया जा रहा है या बनाया जा रहा है तो वहाँ पे शोर की आवाज़ ज़्यादा आएगी। इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे कारखाना होगा, इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ पे शोर प्रदूषण ज़्यादा होगा। व्हीकल्स हो गए, इससे शोर प्रदूषण ज़्यादा होगा। खनन हो गया, जहाँ खनन का कार्य चलेगा वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा। ओके, इसके साथ साथ जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, डीजे वगैरह है, लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है, तो कई बार उससे भी शोर प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ ट्रेन वगैरह हो गए, ओके, या एयरपोर्ट के आसपास घर है तो वहाँ शोर प्रदूषण ज़्यादा होगा। प्रभाव क्या होता है, किससे कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, बीपी, ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप है वो कम ज़्यादा हो जाता है, तनाव की समस्या आ जाती है, अनिद्रा की समस्या आ जाती है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं लोग लगातार जो इस टाइप के इन्वायरमेंट में काम करते हैं। ओके, तो ये सारी समस्याएं रहती है, यानी कि तनाव की समस्या है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, अनिद्रा की समस्या हो जाएगी, हाई और लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी। ओके, और हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो जाती है। तो इस टाइप की समस्या होती है शोर के प्रभाव के कारण। उपाय क्या हो सकते हैं, उपाय ये हो सकते हैं जैसे कारखाने हैं वो कहाँ होने चाहिए, कारखाने शहर से बाहर होने चाहिए। ओके, वहाँ पे जो मजदूर वर्कर वर्क करें उनको मॉडर्न इक्विपमेंट आते हैं वो दिए जाएं ताकि वो शोर के प्रभाव से बच सके। इसके साथ साथ अगर जैसे घर हमारा रेलवे स्टेशन के आसपास है या एयरपोर्ट के आसपास है तो वहाँ पर साउंड प्रूफ हम जैसे डोर है, विंडोज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान से जुड़ी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें बताना नगरीय अपशिष्ट की जो कूड़ा है वो निकलता है, हजारों टन कूड़ा निकलता है बड़े शहरों की अगर बात करें, हर रोज़ निकलता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो घरों से निकलता है और एक कमर्शियल जो बिल्डिंग जैसे बाजार हो गया, कारखाने हो गए, वहाँ से निकलता है। और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि डेली कूड़ा बढ़ता जा रहा है। तो एक तो आप बताओगे कि बड़ी समस्या, इससे भूमि प्रदूषण होता है, इससे जल प्रदूषण भी होता है। ओके, इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है क्योंकि मक्खियां पैदा होती है और उससे मक्खियां चूहे पैदा होते हैं, इससे बीमारियां फैलती है। तो ये स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा होता है। ओके, इसके साथ साथ ये कि भविष्य में क्योंकि ज़मीन कम होती जा रही है तो ज़मीन भी ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये समस्याएं हैं जो आप लिख सकते हो। उपाय भी फिर इसी को रिवर्स कर दोगे तो उपाय हो जाएगा कि क्या किया जाए, कि इसका उचित निपटान किया जाना चाहिए एक योजनाबद्ध तरीके से, और जो कचरा है रिसाइक्लेबल है उसको अलग किया जाए और जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग किया जाए और उससे बिजली वगैरह प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये सब कुछ किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। 3 मार्कर क्वेश्चन रहेगा तो ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ये कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर में रहेगा क्योंकि ये रिसेंट जो अभी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है उसी के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ देखिए नमामि गंगे अभियान है, उसके 4 उद्देश्य बताइए। तो 2014 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नदी की सफाई करना, ओके, नदियों की सफाई करना, नदियों के यानी कि नदी प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना और नदियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, नदी के आसपास जो शहर फैल रहे हैं उसको रोकना, शहरों से निकलने वाला सीवरेज का पानी है उसको सही से प्रबंधन करना। इसके साथ साथ जो उद्योग नदियों के किनारे लगे हुए हैं उनसे आने वाले जो अनट्रीटेड वाटर है उसको कंट्रोल नियंत्रित करना। इसके साथ साथ यहाँ पर नदी के आसपास जो बसे गांव हैं उनको गंगा ग्राम के रूप में पर्यटक जो टूरिस्ट स्पॉट है उसके तौर पे उनको विकसित करना। तो इस टाइप के कुछ टारगेट है, उद्देश्य यहाँ पे एम गोल रखे गए हैं। ठीक, तो ये रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका यूँ मान के चलिए कि वैल्यू बेस्ड चैप्टर है तो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। अगर 5 मार्कर नहीं आता है तो 2 मार्कर 3 मार्कर आपके डबल भी हो सकते हैं यहाँ से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 2 ही क्वेश्चन आपके रहेंगे 5 मार्कर में। एक तो रहेगा मलिन बस्ती किसे कहते हैं और मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। देखिए मलिन बस्ती मतलब जब शहर फैलता है तो वहाँ पर शहर में कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ती है और आसपास के गांवों से लोग हैं वो काम की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में वहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि शहर में जब तक आय आपकी सही नहीं है तब तक आपके लिए मेन पार्ट में रहना इतना आसान नहीं होता।
तो ऐसे लोग जिनकी आय कम होती है, जिनके पास किसी टाइप की कोई स्किल नहीं होती, तो वहीं पर आसपास झुग्गियों में रहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वो झुग्गियाँ वो फैलती जाती है, अनियंत्रित तरीके से फैलती जाती है। तो उनको हम मलिन बस्ती कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना जल की सुविधा होती, ना साफ सफाई की सुविधा होती, ना वहाँ पे बिजली की सुविधा होती। ओके, और भीड़ भाड़ तंग गलियाँ वहाँ पर होती है, जहाँ पर बीमारी का, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सबसे बड़ा खतरा होता है। तो ऐसी बस्तियों को हम मलिन बस्ती बोलते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास अगर हम देखें तो आउटस्कर्ट में काफ़ी सारी इस टाइप की बस्तियाँ हमें दिखाई देगी। धारावी की केस स्टडी दी गई है, तो वो भी किस में आएगी, इसी मलिन बस्ती में आएगी। ओके, अब ये कि मलिन बस्तियों में समस्या क्या क्या होती है। एक तो स्वास्थ्य संबंधी खतरा होता है, क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई की या जल वगैरह की कोई सुविधा नहीं होती, तो यहाँ पे प्रदूषित जल मिलता है जो भी उपलब्ध होता है, और साफ़ सफाई नहीं होती, तो यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा होता है स्वास्थ्य को लेकर के। ओके, ये केवल खतरा उन लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी ये खतरा होता है, क्योंकि इससे महामारी फैल सकती है। दूसरा, यहाँ पे समस्या रहती है, भीड़ की समस्या होती है। तीसरा ये होता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं आमतौर पे कि निर्धनता अधिक पाई जाती है, तो वो शिक्षा वगैरह पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके कारण यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या भी ज़्यादा होती है, क्योंकि स्किल नहीं होता, तो बेरोजगारी की समस्या यहाँ पे ज़्यादा होती है। अपराध की समस्या भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। आमतौर पे, जरूर नहीं कि हो, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि जब शिक्षा नहीं मिल रही और रोजगार नहीं मिल रहा, तो अपराध की तरफ चले जाते हैं, नशे की प्रवृत्ति भी ज़्यादा देखी गई। तो इस टाइप की समस्या है वो बढ़ती है जब मलिन बस्तियाँ फैलती है। ठीक, इस टाइप का एक 5 मार्कर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्कर में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो रहेगा भू निम्नीकरण क्या है और भू निम्नीकरण के कारण और कम करने के उपाय बताइए। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन क्या है और लैंड डिग्रेडेशन है उसके पीछे कौन कौन से कॉजेज है और इसको कैसे हम रिड्यूस या कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पे बताना है। तो भूमि निम्नीकरण या अवनीकरण क्या है कि देखिए, जब भूमि की गुणवत्ता खराब हो जाती है, भूमि की गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, तो उसे बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। ओके, कई सारे कारण हैं, जैसे रसायनों का प्रयोग होना, ओके, प्लास्टिक के प्रयोग के कारण भूमि खराब हो रही है। इसके साथ साथ उद्योगों के कारण भी भूमि खराब हो रही है कि वहाँ पे केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं और वो यहीं इधर उधर बिखरा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल के साथ साथ जो नगरीय अपशिष्ट पदार्थ है उनसे भूमि प्रदूषण हो रहा है। ओके, और वनों के कटाव के कारण भी भूमि प्रदूषण हो रहा है। तो ये कुछ कारण है भूमि प्रदूषण में, यानी कि प्लास्टिक का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग, ओके, नगरीय अपशिष्ट के इधर उधर बिखराने के कारण और उद्योगों के द्वारा प्रयुक्त केमिकल्स वगैरह के कारण, इन सब कारणों से भूमि है वो निम्नीकृत होती जा रही है और इसको कम करने के उपाय है, इन्हीं चीज़ों को हम रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ये था हमारा 12th चैप्टर और इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ हमने आपके जियो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होने वाला है, उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो रिटन के लिए हो, चाहे वो वाइवा के लिए हो, वो ऑलरेडी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, तो वो देख लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल कैसे बनती है, तो वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आपके साथ शेयर किया है, वो है मैप वर्क। आपका कंप्लीट जियो का जो मैप वर्क है वो हमने 2 छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस किया है। पार्ट ए में फर्स्ट बुक को डिस्कस किया है और पार्ट 2 में हमने सेकेंड बुक को डिस्कस किया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।